वेलकम टू indiagearup.com और आप ये है लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ और आप देख रहे हैं आर्टिकल्स पार्ट 1 जिसमें आप 4 गोल्डन रूल देखेंगे और सीखेंगे। और मैं आपको ये बतला देता हूँ कि आपने अभी तक ऐसा स्टडी मटेरियल नहीं देखा होगा, क्योंकि एकदम हर एक पॉइंट जो मैं समझाऊंगा उसे लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे मिलेगा एज अ पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है। और मैं लेवल अप कंपटीशन फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ के बारे में लास्ट में डिटेल से बताऊंगा। तो बिना समय गवाए 4 गोल्डन रूल को देखते हैं हम लोग अलग अलग एक एक करके। तो सबसे पहले ए एन तथा द आर्टिकल्स कहा जाता है। ए एन तथा द को आर्टिकल कहा जाता है तथा इनका प्रयोग किसी नाउन या नाउन को इनडेफिनिट या डेफिनिट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ए एन और द। ए एन इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और नाउन को इनडेफिनिट बनाते हैं, और द होता है डेफिनिट आर्टिकल और जो कि नाउन को डेफिनिट बनाता है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। अ बेगर हैज़ स्टॉलन योर शर्ट। अब देखिए अ बेगर, तो अब कोई बोल रहा है, चाहे मैं बोल रहा हूँ कि आपका शर्ट को एक बेगर ने चुरा लिया। तो अ बेगर से क्या पता चल रहा है, ये नाउन है और ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। इससे ये पता चल रहा है कि मैंने वो तो देखा कि वो बेगर है, बट मैं नहीं जानता वो कहाँ रहता है, कौन है, ठीक है। तो ये इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। और देखिए दिस इज़ द हाउस इन विच आई लिव। अब मैं यहाँ बतला रहा हूँ कि ये जो घर है ना, इसी में मैं रहता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे द लगा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि डेफिनिट बता रहे हैं, एकदम यही फिक्स ये घर और कोई नहीं, इसी घर में मैं रहता हूँ, ठीक है। तो द डेफिनिट आर्टिकल ए या एन इनडेफिनिट आर्टिकल होता है और नाउन को भी वही बनाता है। अब देखिए मैंने जो समझाया उसे हिंदी में भी लिख दिया है, ठीक है। तो आपको 1% का भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ वाक्य, फर्स्ट वाक्य में क्या है कि मैं बेगर के पहले ए का प्रयोग है। ए या एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि यह किसी नाउन को इंडेफिनिट बनाते हैं। अतः अ बेगर का अर्थ है एक भिखारी या फिर कोई भिखारी, अर्थात उस भिखारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वह कौन है, कहाँ रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ए है इंडेफिनिट आर्टिकल और नाउन को भी इंडेफिनिट बना देता है। अब देखिए सेंटेंस 2 में क्या है, में हाउस के पहले द का प्रयोग है। हाउस का पहले देखिए द का प्रयोग है और द एक डेफिनिट आर्टिकल है कहा जाता है और है भी, क्योंकि यह किसी नाउन को डेफिनिट बनाता है। अतः द हाउस से निश्चित घर का बोध होता है, अर्थात वह घर जिसमें मैं रहता हूँ, ठीक है। तो क्लियर, तो आगे चलते हैं हम लोग फटाफट। अब रूल नंबर 1, यूज ऑफ ए और एन। अभी हम लोग ए और एन का सीखेंगे। ए एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे मोहन इज अ सिंगर। अब ये सिंगर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ये ए यहाँ पे लगा है, ठीक है। दिस इज एन एप्पल, तो अब ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ये क्या है, एन, क्योंकि ये वावेल उच्चारण करता है तो एन यहाँ कॉन्सोनेंट उच्चारण होता है तो ए, ठीक है। तो मैं इसे ए या एन कहाँ लगता है मैं इसे आगे बतलाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, अभी बताने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर वहाँ पे भी टाइम वेस्ट होगा पूरा। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस एग्जाम, मतलब इस रूल पे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। देखिए रवि प्रिफर्स सेल्फ
employment to job in any office, no error। तो अब देखिए यहाँ पे आपको लगेगा कोई एरर नहीं, बट आपको ध्यान देना होगा नाउन यहाँ पे कहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, जॉब, जॉब एक नाउन है, बट इसको क्लियरिफाई नहीं किया गया है कि ये डेफिनेट जॉब क्या, एक जॉब, कोई भी आदमी एक जॉब करता है, तो यहाँ पे जॉब के पहले अ लगेगा या द लगेगा, तो यहाँ पे एक जॉब का होना चाहिए, तो ए जॉब होगा, क्योंकि डेफिनेट यहाँ पे तो पता नहीं, कोई कंपनी का नाम नहीं दिया है, कोई भी ऑफिस बोला है, तो यहाँ पे ए लगेगा। ठीक है, तो एरर है सी में। इस प्रश्न का पार्ट सी गलत है क्योंकि जॉब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले ए का प्रयोग होगा, अतः सही प्रयोग अजॉब होगा। ठीक है ना। it being rainy day, most of the people out on the street were carrying umbrellas। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लग रहा है कि नहीं है गलती, बट अगर आप ध्यान दीजिएगा तो डे क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, सो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसका पहले ये लगना चाहिए, बट यहाँ पे ए नहीं लगेगा क्योंकि ये देखिए रैनी क्या है, ये डे को क्वालिफाई कर रहा है, मीन्स ये एडजेक्टिव है। सो आपका यहाँ पे एडजेक्टिव का पहले ए लगेगा। ठीक है, वही चीज़ को मैंने अच्छा से लिख दिया है यहाँ पे, देखिए। इस प्रश्न का पार्ट ए गलत है। ठीक है, क्योंकि डे एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले ए का प्रयोग होना चाहिए, किंतु डे के पहले एक एडजेक्टिव रैनी है जिसके चलते ए का प्रयोग रैनी के पहले होगा, अतः सही प्रयोग अ रैनी डे होगा। ठीक है, तो आपको कोई यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक तीसरा ऑप्शन देखते हैं, समन्स वॉज सर्व्ड ऑन राम, नो एरर। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको दिखेगा कि एरर कहाँ है तो आपको शायद नहीं दिखेगा। ठीक, बट अगर आप समन्स देखें तो आपको लगेगा अरे ये तो प्लूरल है, एस लग रहा है तो प्लूरल है, बट अगर आप जानते हैं समन्स एक तरह का ऑर्डर होता है जो कोर्ट से किसी आदमी के लिए होता है कि कोर्ट में आपको हाजिर होना है, तो समन्स ही सिंगुलर फॉर्म है और ये एक नाउन है, तो इस यहीं पे एरर है, यहाँ पे एक होना चाहिए और समन्स। ठीक है, तो यहीं पे एरर है, तो आगे चलते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा मोटा ये हो रहा है, पतला ही ठीक रहेगा। तो देख लीजिए जो मैंने बोला वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रश्न का पार्ट ए गलत है क्योंकि समन्स एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले ए का प्रयोग होगा, अतः सही प्रयोग असमन्स होगा। अब देखिए समन्स के बारे में भी आपको कुछ बता दिया जाता है। समन्स सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल नाउन क्या होता है, समन्सेस। ठीक है, तो इसको अब सुमॉन्स बहुत के बोलता है, बट मैं समन्स बोलता हूँ। ठीक है, इसे प्रोनाउंसिएशन देख लिया जाएगा, मैंने देखा नहीं अभी तक, सॉरी। तो हमें सीखना चाहिए कोई भी चीज़, तो प्रोनाउंसिएशन भी, इंग्लिश सीख रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन भी सही ही रहना चाहिए। तो मैं अभी सर्च किया तो इसे समन्स ही बोल रहा है, आप भी सुन सकते हैं। समन्स, ठीक है, तो समन्स टाइप का बोल रहा है। ठीक है, तो समन्स का प्लूरल होता है समन्सेस, समन्स का समन्स, समन्स। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, एन ऑफिशियल ऑर्डर टू अपीयर इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, सर्व समन्स ऑन समबडी, कोई आदमी पे ये समन्स
ऑर्डर किया जाता है, ठीक है। लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन वे समवॉट सिमिलर टू रेडियो वेव्स। तो अब आप देखिए, इसे अब ध्यान से नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे एरर है। तो एरर आप देखिएगा ध्यान से, तो देखिए वे एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे आपका अवे रहना चाहिए, ठीक है। तो पार्ट बी में एरर है क्योंकि वे एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले ए का प्रयोग होगा और सही होगा इन अ वे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग फटाफट। रूल नंबर 2, सम आइडियोमेटिक यूज ऑफ ए एन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, रट्टा मैं नहीं मारने वाला हूँ। रटिएगा तो आपका दिमाग हो जाता है कि एक चीज़ भूल गए तो पूरा भूल गया। रटना नहीं चाहिए आपको, डेली डेली पढ़ लीजिए 2 बार 3 बार। सिंगल जैसे रटना मतलब क्या होता है, जैसे रुकिए मैं बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे संख्या, नंबर तथा मात्रा बताने वाले कुछ खास एक्सप्रेशन। तो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशंस को पढ़ना होगा, ध्यान में दिमाग में रखना होगा, ठीक है। तो रटना मतलब क्या, इसे अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ ऐसे नहीं। आप आराम से एक बार पढ़ लीजिए जितना है नोट्स, फिर एक बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए। इस सब को सब चीज़ नहीं, ये जो वर्ड्स है तो इसे 3 बार पढ़ लीजिए शुरू से अंत तक। एक ऐसे रटना नहीं है, ऐसे पढ़ लीजिए। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, a good deal of, a number of, a large number of, a great number of, a large quantity of, a large amount of, ठीक है। तो ये सब आपका फ्रेजल कुछ एक्सप्रेशन है जिसमें आपका यहाँ पे अ ही लगेगा, मीन्स ए मैं बोलता हूँ ए ही लगेगा, द यहाँ पे नहीं आ सकता है और एन नहीं आ सकता है, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और पसंद आए तो लाइक कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। अगर आप कंपटीशन की तैयारी नहीं करते हैं तो आप जिन्हें जानते हैं उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप पे, पूरे ग्रुप में इसे फैला दीजिए, ओके। तो चलिए हम लोग अगला रूल पे आते हैं। रूल नंबर 3, कुछ अन्य एक्सप्रेशन में इट। अब देखिए कुछ एक्सप्रेशंस हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ये सब ईट अ हम्बल पाई इन अ हरी, इन अ डालमा द्विधा में पड़ा हुआ, इन अ रेज बोला जाता है, रेज क्रोध में, इन अ मूड। हमारे ये लोगो यहाँ पे था तो शायद नहीं दिखता अच्छा से, तो उसे मैंने साइड कर दिया है। इन रेज मीन्स क्रोध में, इन अ मूड, इन अ टेम्पो, एट अ लॉस, हैव अ ड्रिंक, हैव अ रेस्ट, हैव अ वॉक, गो फॉर अ वॉक, हैव अ हेडेक, हैव अ स्लीप, हैव अ ड्रीम, हैव अ चैट, हैव अ क्वारल मतलब झगड़ा, हैव अ फाइट, मेक अ नॉइस, टेक अ रिस्क, टेक अ हिंट, टेक अ रेस्ट, टेक अ मील, हैव अ गुड बैड एजुकेशन, गेट, गिव या अवार्ड, स्कॉलरशिप, ठीक है। यहाँ पे कुछ सॉरी यहाँ पे मिस्टेक था तो इसे मैंने भी कर दिया सही। अ स्कॉलरशिप होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक था। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे अ ही आएगा, मीन्स ए आएगा, ना एन आ सकता है ना द आ सकता है, ठीक है। ये सब एक्सप्रेशन फिक्स्ड होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे आइडियोमेटिक प्रयोग में से ए को हटाकर प्रॉब्लम दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले बता दिया आपको।
Nathan's habit of delaying his work put his colleagues to lot of trouble. No error. अब देखिए, अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं कि यहाँ पे एरर है, क्योंकि आप इसे पढ़िएगा तो दिमाग में जाएगा आपका लॉट ऑफ। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ होता है, लॉट ऑफ नहीं होता है। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ कहाँ था, यहाँ पे देखिए होगा, कहाँ गया भैया जी, यहाँ देखिए अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ठीक है, लॉट्स ऑफ के साथ अ नहीं लगता, अ लॉट ऑफ। ठीक है ना, तो आपका एरर यहाँ पे है पार्ट डी में, उसी को हम लोगों ने लिख दिया है कि पार्ट डी गलत है, क्योंकि लॉट के पहले अ का प्रयोग होगा, अ लॉट ऑफ ट्रबल। ठीक है, या लॉट को प्लूरल बनाने से भी यह पार्ट सही हो जाएगा, जैसे मैंने दिखाया था, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ भी सही कर देगा इसे। अब देखिए पॉइंट 1 में क्या है, इवन थॉ आवर टीम took the field with great confidence, the opposition made them eat the humble pie। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अंडरलाइन दिया रहेगा और बोलेगा, अच्छा मैं इसे अंडरलाइन कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ अंडरलाइन कर लिया। अब ये एक दूसरा टाइप का आपका क्वेश्चन हो गया, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, सेट प्रैक्टिस करते होंगे, तो आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट मिलता है। ठीक है, तो अंडरलाइन क्या हो रहता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो द हम्बल ऑफ पाई नहीं होता है, तो इम्प्रूवमेंट होगा क्या होता है, अ हम्बल ऑफ पाई। उसीलिए आपको ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ए ऑप्शन दिया, अ हम्बल पाई, हम्बल पाई, हम्बल पाइज, नो इम्प्रूवमेंट, तो क्या होगा, ए नंबर होगा। तो इस प्रश्न में अंडरलाइंड पार्ट द हम्बल पाई को विकल्प ए में दिए गए शब्दों और हम्बल पाई से इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ईट हम्बल ऑफ पाई एक आइडियम है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना होगा, पढ़ पढ़ के, आप रट रट के, जैसे आपको सुविधा हो। रूल नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन ए एंड ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि ए या एन का कहाँ यूज होगा। यही चीज़ आपको मैं बताने वाला था कि वहाँ पे टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है, लास्ट में इसे हम लोग सीख लेंगे ए एन का कहाँ यूज होगा। तो ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि। अब हम लोग इसको किस साउंड से, हिंदी का साउंड से देखते हैं। इसका उच्चारण, कोई वर्ड है तो उसका उच्चारण हम लोग करेंगे हिंदी में, देखेंगे कि उच्चारण क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे देखिए अ पेन, अ बॉक्स और टेबल, अ कार, है ना। तो देखिए पेन को बोलेंगे हिंदी में, पेन का पहला उच्चारण साउंड, पहला क्या है, पे, प, एक ही मात्रा प है, प। ठीक है, तो प है। अब बॉक्स का देखिए, बॉक्स का क्या है, ब है, बॉक्स है ना, ब। टेबल, तो टेबल का ट है, कार का है क। तो ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसीलिए यहाँ ए लगेगा। माइंड इट, किसी शब्द, अब देखिए उसी चीज़ को मैंने जो समझाया कि हिंदी का उच्चारण से देखा जाता है। किसी शब्द का पहला साउंड कॉन्सोनेंट है या भवेल है, इसकी जांच आप उस शब्द का हिंदी उच्चारण लिख कर या बोल कर सकते हैं। ठीक है, अब लिख कर देखिए, आपको जो मन कर रहा है, बोल कर ही हो जाता है। यदि उच्चारण में किसी शब्द का पहला लेटर हिंदी
का भवेल हो। अब हिंदी का भवेल किसे, भवेल हिंदी में क्या होता है, स्वर, और इंग्लिश में व्यंजन का क्या होता है, कॉन्सोनेंट का होता है। हिंदी में व्यंजन बोला जाता है क ख ग कॉन्सोनेंट को, और भवेल को हिंदी में स्वर बोला जाता है। ठीक है, अ आई, अ आ छोटी, बहुत कैसे पढ़ा है, हम तो ऐसे पढ़े अ आ हर्षी दीर्घ ई हर्षऊ, लेकिन आजकल पढ़ाया जाता है अ आ छोटी छोटी ऊ, बड़ी ऊ, बड़े, ऐसे। तो देखिए, तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा। जब भवेल होगा उच्चारण में तो एन होगा, यदि कॉन्सोनेंट हो तो उसका पहले ए का प्रयोग होगा। ठीक है, अब क्लियर, आपको कोई इसमें टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इतना इजी, इतना लिख के कोई आपको नहीं बताएगा। जैसे एम ए का पहला लेटर एम, एम ए बोलेंगे तो एम ए में देखिए पहला लेटर एम है, एम, किंतु इसका उच्चारण एम, ए एम, एम एम हिंदी में कैसे लिखते हैं इसको, ए और म एम। ठीक है, तो एम का पहला है ए, पहला साउंड क्या है ए, तो इसीलिए ये भवेल है, अतः एन एम ए का प्रयोग होगा। ठीक है ना, किंतु मेंबर का पहला लेटर एम है, किंतु इसका साउंड म, एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो इसीलिए अ मेंबर का प्रयोग होगा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के साथ ए एन का प्रयोग, अब ए एन का प्रयोग देखिए, कुछ वर्ड्स हैं। एन एक्स रे प्लांट, अब देखिए एक्स रे, तो एक्स का एक्स रे ऐसे लिखेंगे ना, तो एक्स का पहला क्या है, ए है, तो इसीलिए यहाँ पे एन है, सही है। ए वन वे टिकट, अब देखिए वन, ओ है तो क्या भवेल, बचपन में हम लोग पढ़े थे, क्योंकि उतना समझाया जाएगा तो आप समझ नहीं पाते हम लोग बचपन में, इसीलिए ए ई आई ओ यू रहेगा तो एन लगा देने का। बट यहाँ पे देखो वन वे हिंदी में तो वो है, वह क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वह है पहला, तो इसीलिए ए लगेगा। ठीक है, ए यूनिक मैन, अब देखिए यू रहने से कोई मतलब नहीं है, हमको इसका उच्चारण देखना होगा। यू, यू कैसे लिखते हैं, य में छोट बड़ी यू की मात्रा, ये क्या बड़ी यू छोटी यू, ठीक है, ऊ की मात्रा, य, हमको य से मतलब है, तो ए। ठीक है ना, एन अम्ब्रेला, अब देखिए अम्ब्रेला, देखिए यूनिक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बोलते हैं, तो देखिए अम्ब्रेला तो अ है तो आपका एन होगा। ठीक है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस रूल, अब देखिए इस रूल पे प्रॉब्लम देगा। आई एम नॉट wealthy so I cannot afford to buy expensive car। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो अ एक्सपेंसिव कार है, एक्सपेंसिव ए आ रहा है ना, अ में ए आता है, भवेल है, तो यहाँ पे ए है, तो ये तो एरर है। इस प्रश्न का पार्ट डी गलत है, इस पार्ट में ए के बदले एन का प्रयोग होगा, क्योंकि देखिए एक्सपेंसिव को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, सॉरी एक्सपेंसिव हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव इसको पढ़ा जाता है, तो एक्सपेंसिव में ई है, अगर एक्सपेंसिव भी बोल रहे हैं तो ए आता है, तो ए भी तो वही होता है। ठीक है, भवेल में आता है, हिंदी वाला भवेल में, तो इसीलिए एन लगेगा। ठीक है, ये सही है। He had no illusion of being either a distinguished writer or a editor। अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये क्या है, एडिटर, एडिटर को ए से लिखा जाता है। ठीक है, तो एन होना चाहिए, यहाँ पे एरर है पार्ट डी में, तो उसी चीज़ को यहाँ पे डिटेल में लिख दिया गया है कि पार्ट डी गलत है। इस पार्ट में ए के बदले एन का प्रयोग होगा, क्योंकि एडिटर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और इसमें ए है तो ए पहला साउंड है, तो भवेल है। ठीक है ना, तो एन लगेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर आपने हमारा कोर्स पहले से ही खरीद के रखा है, लेवल अप
फॉर कंपटीशन करेक्ट यूज़, तो इसे इग्नोर कीजिए। अगर आपने नहीं खरीदा है तो प्लीज़ 2 मिनट दीजिए। नेक्स्ट रूल देखने के लिए आपको इस कोर्स को परचेज करना पड़ेगा। लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़। फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ को परचेज कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और देखिए आपको यहाँ पे हम लोग बता देते हैं कि करंट एग्ज़ाम पैटर्न पे हमारे क्विज़ रहते हैं, ठीक है, और विद एक्सप्लेनेशन। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ बात ये है कि हम लोग आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग डेमो लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़, जिसमें आपको नाउन्स एंड नंबर्स के 16 गोल्डन रूल्स मिलेंगे, वहाँ पे एडजेक्टिव्स के 26 गोल्डन रूल्स, टोटल आपको गोल्डन रूल्स मिल जाएंगे नाउन एंड नंबर्स के और एडजेक्टिव के। उसी नाउन्स एंड नंबर्स के बेस पे आपको 20 क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे और एडजेक्टिव्स के भी अलग से 20 क्वेश्चन 2 सेट में हर एक चैप्टर का मिलेगा आपको। और वहाँ पे आप क्विज़ दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप रजिस्टर कीजिएगा, रजिस्टर टॉप राइट में है, उस पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन कीजिए और फिर ये डेमो लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ पे क्लिक करके यहाँ पे टॉप में आएगा टेक दिस कोर्स पे क्लिक करके आप इजीली क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं वीडियो देख के। रूल्स अगर आपको आता है पहले से नाउन से नंबर या एडजेक्टिव के, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट क्विज अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग बता देते हैं हर चैप्टर के लिए 50 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़, अगर हम लोग जो प्रॉमिस करते हैं अगर वो आपको नहीं मिलता है तो 100% मनी बैक गारंटी। और इस कोर्स का वैलिडिटी है 1 ईयर। तो क्या प्रॉमिस करेंगे, ये देखिए लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़, इसका बेनिफिट 369 गोल्डन रूल्स मिलेंगे आपको टोटल, और 12 बेसिक चैप्टर्स एक्सप्लेन इन हिंदी एंड इंग्लिश, जैसे ये समझाया जा रहा वैसे ही, और 50 MCQs क्विज़, 5 क्विज़ मिलेंगे, 5 सेट ऑफ क्विज़, जिसमें 10-10 करके टोटल 50 हो जाएंगे, जिससे कि आपका हर एक चैप्टर पे मिलेगा तो गुड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा पूरे चैप्टर पे। और सबसे मेन चीज़ हमारे क्विज़ एक्सप्लेनेशन के साथ रहते हैं, ठीक है। आप जब अटैम्प्ट करके रिव्यू कीजिएगा तो आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है 10 द हिंदू वर्ड्स मिलेंगे हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग के साथ, और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी मिलेंगे उसी में, ठीक है। और लेवल अप हम लोग टेलीग्राम सपोर्ट भी आपको करेंगे लेवल अप IGU से। पर कोर्स परचेज करने के बाद आपको PDFs मिलेंगे फॉर नोट्स मेकिंग, एंड 10 डेली वर्ड्स यहीं पे मिलेंगे द हिंदू का। और डाउट्स आपका क्लियर यहीं पे होगा, एक्स्ट्रा रूल्स मिलेगा आपको, और भी बहुत सारे चीज़ यहाँ पे होते रहते हैं। सो ग्रैब इट नाउ, जस्ट 8777 फॉर फर्स्ट 100 लर्नर्स। और आपको फटाफट बता देते हैं किस चैप्टर में से कितने गोल्डन रूल्स मिलेंगे। नाउन्स एंड नंबर में 16, नाउन्स एंड केसेस में 16, प्रोनाउंस में 11, एडजेक्टिव में 26, वर्ब्स में 31, एडवर्ब्स में 47, प्रीपोजिशन में 42, कंजंक्शन में 19, आर्टिकल्स में 18, एंड सुपरफ्लुअस स्लैंग्स एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन एंड स्लैंग में 37, टाइम एंड टेंस में 30, वॉइस में 31, नरेशन में 23। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8539988579 पे, या फिर 9431992623 पे। अगर कॉल नहीं लगे तो आप हमें ईमेल कर दीजिए, हम लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे helpmeigu@gmail.com पे। Thanks again for watching and have a nice day. Take care of your life. Bye bye.